कोविड के समय में बच्चों अनाज की कमी हो गई थी। सब शहरों को छोड़ करके गांव में जा रहे थे। चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था और हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने गरीबों और असहायों के लिए जो अनाज वितरण किया वह एक सराहनीय कार्य था। तो जो कोठार हमने पढ़ा, कोठार का मतलब कि वो राजकोष में अनाज एकत्रित किया जाता है, वो कोठार उस समय भी था। और सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अनाज का नियोजन होता था और विपत्ति के समय में यह सुरक्षित रखा जाता था और सबको बांटा जाता था, दिया जाता था। भंडारण का काम आता था। भंडारण यानी अनाज को स्टोर करना, स्टोरेज जिसको बोलते हैं। और अनाज को अब उस स्टोर से निकाल करके बाज़ार में लाना बेचने के लिए तो यातायात के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग हुआ। कह रहे हैं कि ढुलाई के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि बैलगाड़ी उस समय से मिला है। जब खुदाई हुई तो यातायात के साधन के रूप में क्या मिला? बैलगाड़ी। उसका टूटा फूटा अवशेष मिला। इसलिए लेखक बताते हैं ओम थानवी जी कि बैलगाड़ी के रूप में ढुलाई करने के लिए, यानी आयात निर्यात करने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किसका सहयोग लिया जाता था? बैलगाड़ी का। ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ की सभ्यता मूल रूप से खेतीहर या पशुपालक थी। मूल रूप से उनका कार्य क्या था? खेती करना, किसानी का कार्य करना और पशुओं का पालन करना। दो ही कार्य था, खेती करना और पशुओं का पालन करना। यहाँ खेती में क्या? कपास, जौ, सरसों, गेहूँ और चने की फसलें उगाई जाती थी। क्या क्या बच्चों नोट करिए। कपास, कपास से रुई, सूत निकलता था, कपड़ा बनाने के अंतर। जौ मोटा अनाज में होता था, गेहूँ नहीं। गेहूँ हमारे यहाँ का है ही नहीं, गेहूँ तो अमेरिका से आया था। गेहूँ नहीं, जौ, सरसों, गेहूँ और चने की फसलें उगाई जाती थी। मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5। दाल के रूप में चना, तेल के रूप में सरसों और गेहूँ और जौ, रुई कपड़ा के लिए रुई, तो ये उगाई जाती थी। मुख्य फसल हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो में पाए मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गली में। और सेक्टर मार्क का जो गली होती हैं, मोहल्ले होते हैं, जो आजकल का प्लाटिंग सिस्टम है और आपके जो फ्लैट सिस्टम है, उसको अगर हम देखते हैं तो हमें वही अनुमान लगाना चाहिए कि मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता में इसी तरह के मकान बनाए जाते थे। पहले हम मेन रोड से गेट में एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद 30 फुट की, 50 फुट की जो रोड दिए जाते हैं, उसमें अलग अलग घरों में हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो कह रहे हैं कि गलियों में खुलते थे। यहाँ लगभग 700 कुएं भी पाए गए हैं। पानी की सुव्यवस्था थी, पानी का अभाव नहीं था। कुएं ही साधन थे। हैंडपंप या नलकूप नहीं होता था। क्या होता था? कुआं। और 1, 2, 4 नहीं, 700 कुएं भी पाए गए जो पक्की ईंटों से बने हैं। पक्की, कच्चे कुएं नहीं थे, पक्के कुएं थे। छोटे घर भी सुनियोजित ढंग से बने हुए थे। यहाँ एक अजायब घर भी पाया गया था। खुदाई के समय में क्या पाया गया था? अजायब घर, यानी उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम। और जहाँ पर ये अवशेष जो निकले हुए हैं उनको रखा गया है। कहते हैं वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता का सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अब ये राजपोषित और धर्म पोषित क्या है? कह रहे हैं कि राजपोषित यानी राजा का शासन, राजा के द्वारा पोषण किया जाना। वहाँ कोई राजा नहीं। और कई जगहों पर धर्म पोषित यानी धर्म ही राज्य करता है। धर्मराज, धर्म के सत्ता रहती है, धर्म का शासन रहता है। तो ना तो सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, ना ही कोई राजा, ना ही कोई धर्माचार्य, ऐसा कोई नहीं। कौन वहाँ पे शासन करता था? समाज शासन करता। वहाँ के लोग खुद नियम बनाते थे और खुद नियमों का पालन करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार के न सिपाही, न पुलिस, न फोर्स, न कोई हथियार, औजार मिले, हथियार नहीं मिले हैं। ये भी बड़ी कमाल की बात है, बता रहे हैं। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता थी। जितने भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, उन आधारों पर, उन साक्ष्यों के आधार पर लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सिंधु सभ्यता है वह बिल्कुल संस्कृत है और बिल्कुल विकसित सभ्यता है। तो इस तरह ये पाठ का सारांश हमने पढ़ा। आपको समझ में आया कि ये है क्या, कहना क्या चाहते हैं।
कुछ प्रश्न आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते जाते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत होगा जैसे पूरी बुक ही हमने पढ़ लिया, सारी बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने क्लियर होकर के आ जाएगा। कह रहे हैं प्रश्न है कि नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। 700 कुएं, महाकुंड, यानी जल संस्कृति क्या है, जल का वहाँ पर को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। अब तर्क हम क्या देंगे यह आप बच्चों से पूछा है। अब चलिए इसको देखते हैं कि सिंधु घाटी नगर तथा जल व्यवस्था, सिंधु घाटी नगर और उसकी जल व्यवस्था क्या है, तो उस पर दृष्टिपात करते हैं कि सिंधु घाटी की नगर योजना को देखकर आधुनिक विद्वान दंग रह जाते हैं। क्यों दंग रह जाते हैं, तो कारण बताया, वहाँ पर भवनों, गलियों आदि का निर्माण तथा स्नानागार, जिसको वॉशरूम कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था जिस ढंग से की गई है वैसी कोई कई स्थानों पर आज भी नहीं मिलती है, जैसी सिंधु सभ्यता में देखने को मिली है। जल संस्कृति क्या है, तो कह रहे हैं कि जल संस्कृति, हाँ, हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी की निकासी, नदी, कुएं, स्नानागार आदि की बेजोड़ व्यवस्था थी। ठीक है, सिंधु नदी में बसा था तो पानी का अभाव होना ही नहीं है। उसके बाद कुएं 700 हैं, उसके बाद महाकुंड है, उसके बाद वहाँ पर जो नालियों से पानी की निकासी है उसका नियोजन है, तो यह जल संस्कृति है। मोहनजोदड़ो के कुओं के बारे में विद्वान कहते हैं यह विश्व की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुँची है। पहली संस्कृति जो ज्ञात हुई, जानकारी में आई कि भूजल यानी पृथ्वी को खोद करके और उसका पाताल से पानी प्राप्त किया, तो वह पहली संस्कृति है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, पक्ष में बोल सकते हैं, हम भी पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जल संस्कृति है और इसकी सभ्यता बिल्कुल अनूठी है, अनोखी है। मोहनजोदड़ो का अनूठा नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान नगरों से बेहतर क्यों है, उदाहरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण देकर के लेखक पूछ रहा है, प्रश्न किया है कि स्पष्ट कीजिए कि बेजोड़ क्यों है। तो उसका उत्तर हम देंगे कि नगर यानी मोहनजोदड़ो नगर के खंडहरों का गहन अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि इस नगर का नियोजन अद्वितीय था, यानी उसके जैसा कोई और नगर नहीं था। वह सीधी, चौड़ी और टेढ़ी सड़कें थीं। वहाँ क्या थी, सीधी सड़कें, चौड़ी सड़कें और टेढ़ी घुमावदार भी सड़कें थीं। लोगों के लिए घर व प्रशासनिक भवन थे, लोगों के रहने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए अलग भवन थे, सभा भवन थे, ज्ञान भवन और कोठार थे। ज्ञान भवन यानी जहाँ पर लोगों को ज्ञान दिया जाता था, उपदेश दिया जाता था। बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और वहाँ पर अन्न का भंडारण होता था। तो कोठार थे, आनुष्ठानिक महाकुंड था, अनुष्ठान होता था, उस कुंड में लोग स्नान करते थे और यह कुंड यहाँ की सभ्यता कौशल का प्रमाण है। अनुष्ठान यानी कोई संकल्प लेते थे कि यह कार्य हमें संपन्न करना है, तो संकल्पित होकर के जितने भी बौद्ध भिक्षु या धर्मनिष्ठ लोग हुआ करते थे वह एक साथ स्नान करके मंत्रोच्चारण करके अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए इस तरह से संकल्प लेते थे। कुंड के तीनों ओर साधुओं के कक्ष थे, साधु समाज है, और एक पंक्ति में कई स्नानागार बने थे, एक साथ कई लोग नहा सकते हैं। एक गली से बैलगाड़ी के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ एक 33 फुट लंबी सड़क मिली है। कितने फुट, 33। यह सड़क वहाँ तक जाती है जहाँ बाजार थी। ये दिखा रहा है सड़क जाता हुआ, सड़क का बना हुआ अवशेष जो है वह बाजार तक जा रही है, कोठार से बाजार तक। और यह सब देखकर कहा जा सकता है कि इस नगर का नियोजन भव्य और अनूठा है। इसके जैसा और कुछ कहीं भी देखने को अब तक नहीं मिला है। तो यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं है। तो बताया गया यह एक साधन संपन्न संस्कृति है, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। ये कैसे हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान और हड़प्पा जो
कहाँ है? पंजाब में है। विश्व का सबसे प्राचीन और नियोजित शहर है। यह क्या कहे? संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित है। अब आडंबर का अभाव कैसे है कि विकसित व संपन्न सभ्यता होने पर भी यहाँ महलों व धर्मतंत्र के प्रतीक, मंदिरों, मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं है, ढोंग ढगोसला नहीं हो, बाहरी दिखावा यहाँ नहीं है। जबकि यहाँ पर राज व्यवस्था भी थी और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उनमें आडंबर का पूर्ण अभाव था, कोई दिखावा नहीं करता था, ऐसा लेखक ने बताया है। कह रहे हैं कि राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। ऐसा क्यों कहा गया? अगर प्रश्न बनता है तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि सौंदर्य बोध, यहाँ सुंदरता है, सिंधु सभ्यता से में कला को अधिक महत्व दिया गया है, कला को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ की वास्तुकला अनुपम है, यानी उसके द्वारा उसका किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त धातु के पत्थर, आगे हमने बताया था, पत्थरों की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित छवियाँ, उन बर्तनों पर आर्ट बनाई गई है, कला बनाई गई है, छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, केश विन्यास, यानी आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हेयर स्टाइल, तो केश विन्यास, हेयर स्टाइल बनाना, आभूषण, गहने, सुघड़ अक्षरों की लिपि, यानी लिखने की जो उनकी लिखावट थी आदि सिंधु सभ्यता के कला पक्ष के सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए एक महान पुरातत्ववेता ने कहा, सिंधु सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध है, उसका सौंदर्य बोध है। समाज पोषित, सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन सभ्यताओं में मुख्यतः राजाओं के संरक्षण में कला का विकास होता था, कहीं कहीं धार्मिक आस्था से भी कला का सर्जन होता था, लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या होता था? न तो राज पोषित है और न ही धर्म पोषित, उसके पोषण में समाज के हर वर्ग का हाथ था, वह समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए पोषित था, यानी वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था थी, न राजतंत्र था न धर्मतंत्र था। फिर बच्चों आता है क्वेश्चन कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित व्यवस्था थी, यानी ताकत के बल पर सिंधु सभ्यता को विकसित नहीं किया गया, बल्कि लोगों की समझ के द्वारा। हमारी बात समझ रहे हैं आप? कि लोगों की समझ, लोगों की बुद्धिजीविता के द्वारा ही वह इतना विकास कर सका, और आज उसे हम पढ़ रहे हैं कि वह अपने ज़माने का एक अनूठा और अनोखा शहर हुआ करता था। तो पुरातत्व के चिन्ह क्या क्या मिले हैं, इनको देखते हैं एक नज़र में। कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के जो चिन्ह मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि वह एक शिष्ट व विकसित सभ्यता थी। भवनों के अवशेष, भवनों का नियोजन, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कौन कौन कला? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्ति बनाना, मूर्तिकला, चित्र बनाना, ड्राइंग, चित्रकला हो गई, और वास्तु, बर्तनों पर और घरों पर जो पेंटिंग करते हैं। फिर कहते हैं कि आदि में जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उससे वहाँ के समाज का बौद्धिक स्तर क्या था, कितने बुद्धिजीवी, कितने ज्ञानी, कितने बुद्धिमान हुआ करते थे, ये इन बातों, इन प्रमाणों से हमें पता चल जाता है। और धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी व धातु के बर्तन, उन पर अंकित चित्रावली, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, आभूषण, सुघड़ अक्षरों वाली लिपि आदि तत्कालीन समाज की समझ के द्योतक हैं। यानी इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि चिन्हों के आधार पर कि यह सिंधु सभ्यता ताकत से नहीं बल्कि अनुशासन, कहते समझ से अनुशासित सभ्यता कैसे हो सकती है, तो उसके विषय में क्या बताया ओम थाने जी ने, लेखक ने, कि सिंधु सभ्यता में सर्वत्र कला का साम्राज्य दिखाई दे। चारों तरफ देखिए, जिधर देखिए उधर कला ही कला, आर्ट ही आर्ट है, और आर्ट सबका आकर्षण का केंद्र होता है, सबका मन मोह लेता है। तो बच्चों, कहीं पर भी ताकत व प्रभुता के प्रतीक चिन्ह नहीं पाए गए। खुदाई के दौरान कोई ताकतवर, कोई वस्तु, कोई ऐसी वस्तु मिली ही नहीं। किसी भी चित्रावली में राजा अथवा बलशाली व्यक्ति की चाटुकारिता या पूजा करते लोग नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ औजार तो मिले हैं, लेखक बता रहे हैं कि खुदाई के दौरान औजार मिले हैं, टूल्स, जैसे बढ़ई काम करता है तो उसके लिए आरा, बांसुली और ये जो भी उसको चाहिए होता है वो सारे सामान मिले। जो राजमिस्त्री है उसके लिए करनी, उसके लिए वो बसौली, या जो भी उनके होते हैं, लोहार है, जो सोनार है, तो इनके
काम करने के जो औजार के रूप में काम लेते हैं जिससे सहायता से, लेकिन हथियार जैसा कोई तलवार, भाला, बल्लम, बंदूक ना ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला है। खुदाई के दौरान जो भी चिन्ह मिले हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि यहाँ का समाज किसी राज शक्ति की ताकत से अनुशासित नहीं था, बल्कि स्वसमझ से अनुशासित। स्वसमझ यानी स्वयं के, सब व्यक्ति अपनी समझ का प्रयोग करते थे और अनुशासन, डिसिप्लिन, मैनर के साथ अपना जीवन यापन करते थे। उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक को इस मान्यता की पुष्टि करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता समृद्ध थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर, दिखावा नहीं था। यह बात हम कैसे बताएंगे कि प्राचीन ही नहीं, साधन संपन्न थी। कौन? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यहाँ अन्न भंडारण की क्षमता थी, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, परिपक्व भी थी, पूर्ण रूपेण तरीके से कोई कमी नहीं रह गई थी, प्रत्येक निर्माण में बुद्धिमत्ता थी। इन सब से इस सभ्यता की संपन्नता की बात कम ही हुई है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इसमें भव्यता का प्रदर्शन, दिखावा का प्रदर्शन नहीं, दिखावाबाजी नहीं हुआ है। व्यापारिक व्यवस्थाएं आवश्यकताओं से जुड़ी हैं, कहीं भी भव्यता का प्रयोग नहीं किया गया है। उस समय, अभी उस समय की लिपि नहीं पढ़ी गई है। लेखक बताते हैं कि जो लिखावट थी वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, और नहीं तो और यदि लिपि पढ़ी जाने के बाद संभव है कि कुछ बातें जो रहस्य हैं, जो अभी अनभिज्ञ हैं, उनसे हम अवगत हो जाएंगे। सिंधु घाटी के लोगों की कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यह उदाहरण देकर बताना है कि क्या वह कला के प्रति अधिक रुचि रखते थे। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता पर्याप्त संपन्न थी। एक विशेषता इसमें रहने वाले का सौंदर्य बोध था। यहाँ के निवासी कला में रुचि लेते थे। इसका प्रमाण यहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले सामान से हमें मिलता है। यहाँ खुदाई के दौरान धातु और पत्थर के अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, और क्या, मिट्टी के अनेक बर्तन मिले हैं। बर्तनों पर चित्रकारी मिली है। इस चित्रकारी में मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, खुदाई में मोहरें भी मिली, उन पर सूक्ष्म आकृतियाँ उत्कीर्ण हुई हैं। यहाँ खिलौने के तरह तरह आभूषण मिले हैं। इन सब वस्तुओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है या कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के निवासियों में कला का महत्व अधिक था। वह कला के प्रति रुचि लेते थे और कला में अपनी दिलचस्पी दिखाते थे। फिर सिंधु घाटी के लोग सादगी और सुरुचि का महत्व अधिक रखते थे। यह कथन कहाँ तक सत्य है? तो सत्य क्या है कि सादगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। सादा जीवन, उच्च विचार के आधार पर जीने वाले, इसमें अन्य सभ्यताओं की तरह राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड नहीं मिलते हैं। जो अन्यत्र और कहीं मिलते हैं वह सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो में नहीं मिलती हैं। और कहते हैं हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं या महंतों की समाधियाँ मिली हैं। यहाँ के मूर्ति, शिल्प तथा औजार भी छोटे हैं। प्रभुत्व या दिखावे के तेवर न होना सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग खड़ा करता है, यानी अलग दिखाता है। इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। सिंधु घाटी के लोग कला या सुरुचि का क्या करते थे? महत्व भी समझते थे। वास्तुकला का नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, बारीकी से उन पर जो बनाई गई आकृतियाँ हैं, जो चित्र है, और खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों का लिपिपूर्ण रूप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सौंदर्य के बोध को दर्शाता है। तो सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता दिखाई देती है। आकार में दिखावा नहीं है, कला में दिखावा है, ऐसा लेखक ने बताया। एक लास्ट प्रश्न आपको बनता है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह कथन कहाँ तक सिद्ध होता है, सार्थक होता है? तो कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में मिले स्तूप मिले हैं, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, गलियां, बैलगाड़ियां, सोने की सुइयां, यानी वहाँ सिलाई कढ़ाई भी होते थे, सोने की सुइयां, छोटी नावें, नदी से इस पार उस पार जाने के लिए नाव का प्रयोग किसी भी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बताने के लिए पर्याप्त है। इतनी वस्तुएं मिली हैं खुदाई में कि वहाँ की सभ्यता और उनकी संस्कृति क्या है, इससे हम अवगत
हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और औजार आदि उस सभ्यता के ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के लिए बतौर सबूत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परंतु मोहनजोदड़ो के टूटे फूटे घर अभी इतिहास की चीज़ नहीं बने हैं। इनसे यहाँ की धड़कती ज़िंदगी का एहसास किया जा सकता है। संस्कृति और सभ्यता का सामान चाहे अजायब घर की चीज़ हो सकता है, परंतु शहर अभी वही है जहाँ था। लोग कहते हैं कि खंडहर हैं, किचन के हम दहलीज पे उसमें पैर रखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमें रोक देगा, टोक देगा। हम उधर से गुजरते हैं, ऐसा महसूस होता है कि रसोई से भीनी भीनी गंध लिए हुए उसकी खुशबू, उसकी सुगंध हमें हमारे नाकों तक आ रही है। बैलों की घंटियों की आवाज़ हमारे कानों में आ रही है। ऐसा वहाँ का जीवंत वातावरण महसूस होता है। लेखक ने महसूस किया है और बताता है कि वह अभी इतिहास नहीं है, अभी भी वह उस स्थिति में वहाँ मौजूद है। तो कहते हैं अभी यहाँ पर दीवार से पीठ सटाकर सुस्ता सकते हैं। घर चाहे खंडहर में तब्दील हो गए हों, पर इन घरों की देहरी पर कदम रखते ही आप सहम सकते हैं, क्योंकि यह घर किसी का रहा होगा, ये हमको आभास कराता है। आप रसोई में खड़े होकर पकते पकवान की सुगंध ले सकते हैं। ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन महसूस किया जा रहा है। अभी भी सड़कों के बीच गुजरती बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। ये घर चाहे खंडहर हो गए हों, बन चुके हों, पर अभी भी आप उस हवा को सुन सकते हैं जो साए साए निकल जाती है करते हुए। इस तरह लेखक ओम थानवी जी ने इन टूटे फूटे खंडहरों से गुजरते हुए इन घरों से मानवीय संवेदनाएं या मानव होने का आभास कराती है को स्पष्ट किया है। इसलिए यह कहना उचित है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के केवल इतिहास ही नहीं है बच्चों, बल्कि धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का दस्तावेज भी है। तो दस्तावेज क्या है? अतीत में दबे पांव, और उसमें हमने ये सारी बातें पढ़ा, हमें अवगत हुआ, हमें जानकारी हुई कि उस मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उससे हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए और हम उससे अवगत हुए कि सिंधु सभ्यता क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है। तो ये पाठ हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपनी बुक से आप छांट करके बना सकते हैं और बना करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।